हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम पूरा आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक हुआ, इसके बाद पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का भी वीडियो आएगा, एक एक करके सब। तो जो पहला वीडियो है वह है मनु पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है धर्म सूत्र। तो धर्मशास्त्र व टीकाओं में विभाजित हिंदू कानूनी साहित्य में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति का है, जिसके रचयिता मनु हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह है मनु। मनु को वैदिक सभ्यता का समकालीन मान सकते हैं। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व। पौराणिक दृष्टि से मनु को मानववाद का प्रथम शिक्षक माना जाता है, जिसने समाज में मनुष्य के ज्ञान को महर्षि भृगु के सामने प्रकट किया। नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्मृति एक व्यापक आयाम वाला ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की गई है। इसमें 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। कुछ पुस्तकों में 2685 श्लोक भी मिलते हैं। मनुस्मृति को मनुसंहिता, मानव धर्मशास्त्र या मानव शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुस्मृति के रचयिता मनु को मानव जाति का जनक, पृथ्वी का प्रथम राजा तथा प्रथम वेदवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक तथा समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मुगल शासक शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह का कथन है कि ब्राह्मणों का मन वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसको यहूदी, ईसाई व मुसलमान आदम के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी विचारक नीत्शे, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, उनके अनुसार मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। अगला पॉइंट है मनुस्मृति मूलतः धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है, जिसमें यथावसर राज्य शास्त्र का भी विवेचन किया गया है। मनुकालीन भारत में धर्म ही संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, न्यायिक व नैतिक व्यवस्था का मूल आधार था। अगला पॉइंट है गांधी जी ने भी लिखा है कि धर्म से रहित राजनीति मृत्यु का फंदा है, क्योंकि वह आत्मा को मार डालती है। अगला पॉइंट मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1794 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने ऑर्डिनेंसेस ऑफ मनु के नाम से किया था। अगला पॉइंट है मनुस्मृति का दार्शनिक आधार ना तो आदर्शवाद और ना ही भौतिकवाद है, बल्कि दोनों का अस्तित्व साथ में मिला जुला है। अब देखते हैं मनुस्मृति में वर्णित राजनीतिक विचार। तो राज्य का आधार धर्म व दंड। पहला पॉइंट है धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। उसका तात्पर्य वह सभी गुण, तत्व, नियम व व्यवस्थाएं हैं जिन्हें प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए।
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों व स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगला पॉइंट है, धर्म राज्य का मूल आधार है। राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म आधारित मानदंडों को स्थापित करती है। जहाँ राज्य का मुख्य आधार बिंदु धर्म है, वही धर्म भी राज्य पर अवलंबित है, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही धर्म की सुरक्षा संभव है। अगला पॉइंट है, मनु ने धर्म, अर्थ व काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति में राज्य, शक्ति व संप्रभुता का दंड कहा गया है। दंड जो है यह राज्य की ऐसी भौतिक व शारीरिक शक्ति का प्रतीक है जो अपनी बाध्यकारी शक्ति द्वारा धर्म के मानदंडों को समाज में लागू करवाता है। इस प्रकार धर्म, राज्य व दंड परस्पर संबंधित हैं। राज्य धर्म पर तथा धर्म राज्य व दंड पर निर्भर है। दंड धर्म का सहाय है, उसके ऊपर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति में वर्णित दंड ही राजशास्त्र या आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता है। दंड सर्वोपरि सत्ता है। राज्य दंड का स्वामी नहीं बल्कि अभिकर्ता है। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। अगला पॉइंट है, मनु कहते हैं कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड प्रयोग इहलोक में राजा की अपकीर्ति तथा परलोक में नरक गमन का कारण बनता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांतों को दंड नीति की संज्ञा दी गई है। मन के अनुसार दंड ही प्रजा पर शासन करता है। राजा तो दंड के प्रयोग का माध्यम है। मन का प्रसिद्ध कथन है, जब सब लोग निद्रा मग्न होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। कौटिल्य के शब्दों में, दंड नीति अलाभधार्थी लब्ध परिरक्षण रक्षित विवर्धिन, अर्थात दंड नीति अप्राप्त को प्राप्त करती है, प्राप्त की रक्षा करती है तथा रक्षित में वृद्धि करती है। समझावतावादी विचारक थॉमस हॉब्स भी दंड के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं, जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर टिके हों वह कोरे शब्दजाल हैं जो मानव की सुरक्षा में सर्वथा असमर्थ है। अब देखते हैं राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत वर्णित है। ईश्वर ने पृथ्वी पर मत्स्य न्याय की समाप्ति तथा कानून व व्यवस्था सृजन के लिए राजा की व्यवस्था की है। मनुस्मृति में राज्य की नहीं बल्कि राजा की उत्पत्ति वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मन के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन व अग्नि यानी सृष्टि की इन 8 महत्वपूर्ण दैवी शक्तियों व तत्वों से निर्मित है। सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, इंद्र से प्रभुत्व, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद, वरुण से शीतलता, पवन से तीव्रता और अग्नि से ताप लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा के साथ दिव्य व दैवी शक्ति का यह संयोग निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। ऐसा राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है, न कि प्रजा के प्रति। मन के अनुसार ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। भूल से भी राजा का अपमान या विरोध नहीं करना चाहिए।
प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दृष्टि से मनु पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक या पूर्ण सत्ताधारी बना दिया है, जिसमें प्रजा का पावन कर्तव्य है कि राजा के आगे नतमस्तक होना। के.पी. जायसवाल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटी ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स, जो कि 1967 में लिखी गई है, उसमें के.पी. जायसवाल कहते हैं कि मानव धर्म शास्त्र यानी मनुस्मृति राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत स्थापित करके और राजत्व में देवत्व का आरोपण करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए संभावित अनुमति पत्र दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति की बजाय शुक्रनीति व महाभारत के शांति पर्व में ज़्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शुक्राचार्य के अनुसार प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान व तमोगुण प्रधान राजा। इसमें सतोगुण प्रधान राजा ही दैवी उत्पत्ति वाला है तथा उसकी सत्ता निर्विवाद है। रजोगुण वाला राजा जो मानव अंश वाला है तथा तमोगुण वाला असुर अंश वाला राजा है। इन दोनों राजाओं का विरोध हो सकता है, जबकि मनु इतने आदर्शवादी हैं कि वह राजा को सिर्फ सतोगुणी ही मानते हैं। अगला पॉइंट है, महाभारत में यहाँ तक लिखा गया है कि यदि कोई राजा प्रजा की रक्षा करने तथा धर्म के अनुसार शासन संचालन में असमर्थ है, तो प्रजा को चाहिए कि वह उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे, परंतु आचार्य मन के वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की भाषा में कहें तो मन बल प्रयोग यानी शक्ति को राज्य का आधार मानते हैं। इस संदर्भ में हम मनु की तुलना निकोलो मैकियावेली से या टॉमस हॉब्स से कर सकते हैं, जो शक्तिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगला पॉइंट है, मन के राजनीतिक विचार हॉब्स के विचारों से ज़्यादा साम्यता रखते हैं। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व दशा को हॉब्स प्राकृतिक दशा कहते हैं, तो आचार्य मनु अराजकता की स्थिति दोनों विचारक प्रजा की रक्षा के लिए सारे अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंप देते हैं तथा पूर्ण सत्तावादी का समर्थन करते हैं, परंतु मन ने राजा को धर्म के अनुशासन में रखा है। ऐसा अनुशासन प्लेटो, मैकियावेली व हॉब्स तीनों प्रभु सत्ताधारियों पर नहीं है। अगला पॉइंट है, अगर हम उच्च चरित्र व ज्ञान साधना की दृष्टि से देखें तो स्मृति का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा के तुल्य होगा, पर मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा की तरह प्रबुद्धशील, निरंकुश या विवेकशील अधिनायकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि मनु का राजा धर्म के अधीन है, यानी वह प्रचलित कानूनों से बंधा हुआ है। अगला पॉइंट है, मनु का स्पष्ट मत है कि राजा स्वयं उस कानून के अधीन है जिसे राजा ने नहीं बल्कि विद्वानों ने बताया है, जबकि प्लेटो का दार्शनिक राजा कानून से ऊपर है, कानून के नियंत्रणाधीन नहीं है। अगला पॉइंट है, धर्म के अधीन होने के कारण मनु का राजा फ्रांस के राजा लुई 14वां की तरह यह नहीं कह सकता कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। मनु का राज्य सैनिक व पुलिस राज्य नहीं है, बल्कि यह विकेंद्रीकरण व लोक कल्याणकारी राज्य है। अगला है, राजा के कर्तव्य। तो राजा मन के अनुसार राजा के मुख्य कर्तव्य हैं प्रजा रक्षण, अर्थात प्रजा की रक्षा प्रथम कर्तव्य है, प्रजाजन यानी जन कल्याण करना तथा सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना।
अब देखते हैं मन का राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मन का राज्य स्वाभाविक जैविक राज्य है, ऐसा राज्य जिसकी तुलना एक ऐसे जीवित प्राणी से की जाए जिसके विभिन्न अंग हों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति तथा अनेक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने सप्तांग सिद्धांत का विवरण दिया है, पर इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक हम मनु को मान सकते हैं। नेक्स्ट है, मनु राज्य के अंगों यानी घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। पहला है स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, तीसरा पुर यानी किला, परकोटा या राजधानी, चौथा है राष्ट्र यानी राज्य की भूमि व उसमें निवास करने वाली जनता, यह कौटिल्य के जनपद के तुल्य है। पांचवा है कोष यानी खजाना, राजकोष। छठा है दंड यानी राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति यानी सेना। सातवां है सुहृद यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के सहायक यानी मित्र देश। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति के अनुसार ये प्रकृतियां क्रमिक है, अर्थात इनका महत्व क्रमानुसार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वामी, फिर अमात्य, फिर क्रमशः अंग है। अब देखते हैं मनुस्मृति व विदेश नीति। तो परराष्ट्र नीति के संदर्भ में हम मंडल सिद्धांत, खांडीगुड़ नीति व 4 उपायों की चर्चा कर सकते हैं। पहला है मंडल सिद्धांत। तो मंडल सिद्धांत क्या है? विजयगीस राजा को केंद्र बिंदु मान कर कुल 12 राज्यों वाला होता है क्या मंडल। यह कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के तुल्य है। अगला है खांडीगुड़ नीति अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति। यह कूटनीति व राज्य शिल्प का आधार है। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे देश के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। खांडीगुड़ नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक संबद्ध विकल्पों का विवेचन करती है। खांडीगुड़ नीति के 6 लक्षण हैं। पहला है संधि यानी यह 2 समान शक्तिशाली राजा के बीच एक समझौता है। दूसरा है विग्रह यानी यह संधि का विलोम है, इसमें कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए जाते हैं। स्थिति तनावपूर्ण रहती है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है। तीसरा है यान, यह वास्तविक युद्ध व आक्रमण है। चौथा है आसन यानी तटस्थता की नीति, जिसमें शत्रुओं को आपस में लड़ने दिया जाए तथा अपने तक आंच न आए। पांचवा है संश्रय। इसका अर्थ है इस नीति के तहत दुश्मन से पीड़ित राजा अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा की शरण लेता है। छठा है द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव के संदर्भ में मनु व शुक्र का तात्पर्य एक है। वह नीति जिसके तहत सेना के 2 भाग किए जाते हैं। एक भाग सेनापति के नेतृत्व में युद्ध मैदान में जाता है, वहीं दूसरा राजधानी की सुरक्षा में राजा के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य की खांडीगुड़ नीति के अंतर्गत द्वैधी भाव का तात्पर्य है एक राजा से शांति की संधि करके दूसरे के साथ विग्रह की नीति अपनाना। उपाय क्या है? विदेश नीति के सफल संचालन के लिए जो साधन या तरीका अपनाया जाता है उसे उपाय कहते हैं। उपाय 4 प्रकार के हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो साम क्या है? अर्थात शांत की नीति, अपने से शक्तिशाली राजा के प्रति समझाने बुझाने वाली यही नीति उपयुक्त है। दूसरा है दाम यानी धन या उपहार के माध्यम से शक्तिशाली राजा को तुष्ट करना। तीसरा है भेद यानी राजाओं में आपस में फूट डालना या शत्रु राज्य के पदाधिकारियों में फूट डालना। चौथा है दंड यानी बल प्रयोग या युद्ध। यह अंतिम उपाय है,
यानी इसका उपयोग अंत में करना चाहिए, जबकि बाकी 3 उपाय सार्थक सिद्ध न हों। जब तक कि 3 उपाय सार्थक सिद्ध न हो। अगला पॉइंट है, निर्बल राजा को साम व दाम के उपाय काम में लेने चाहिए, जबकि शक्तिशाली राजा को दंड व भेद नीति से बहुत लाभ होगा। अब देखते हैं मनुस्मृति व दंड व्यवस्था। तो मनु ने दंड व्यवस्था के तीन सिद्धांत निरोधात्मक, सुधारात्मक व परिशोधनात्मक का समन्वय किया है। अगला है, मनु की दंड व्यवस्था अरस्तु की दंड व्यवस्था की तरह समतावादी नहीं है। समान अपराध के लिए ब्राह्मण कम दंड का, जबकि शूद्र ज़्यादा दंड का अधिकारी होता है। जबकि तार्किक रूप से ब्राह्मण को शूद्र की तुलना में कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवान व बुद्धिजीवी होने के बावजूद अपराध करता है, जबकि शूद्र अज्ञानवश ऐसा करता है। इस प्रकार मनु की न्याय व दंड व्यवस्था विभेदीकृत व्यवस्था है। अगला पॉइंट है, मनु ने पुरुषों की बजाय स्त्रियों के लिए हल्के दंड का विधान किया है। अब देखते हैं, मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। कौन सा? पहला है वाग दंड यानी डांटना फटकारना। दूसरा है दिग्दंड यानी धिक्कारना। तीसरा है आर्थिक दंड यानी जुर्माना। और चौथा है वध दंड यानी शारीरिक प्रताड़ना। अब देखते हैं मनु का राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो पहला पॉइंट है, राज्य संचालन के लिए कोष की महती आवश्यकता होती है, यानी बहुत आवश्यकता होती है। मनु ने खजाना भरने के लिए 4 प्रकार के कर लगाने की व्यवस्था की है: बलि, शुल्क, दंड व भाग। तो बलि क्या है? यह कर भूमिपतियों पर लगाया जाता था। यह स्वैच्छिक कर था। दूसरा है शुल्क। यह चुंगी के समान था। यह व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता था। तीसरा है दंड। यह अपराधों पर लगाया गया जुर्माना है। और चौथा है भाग यानी भूमि कर यानी लगान। नेक्स्ट पॉइंट है, मनु के अनुसार जिस प्रकार जोंक, बछड़ा व मधुमक्खी अपने खाद्य थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। अब देखते हैं मनु की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 2 अंग प्रमुख हैं। एक है वर्ण व्यवस्था, दूसरी है आश्रम व्यवस्था। मनु की वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था श्रेणीबद्धता, असमानता व अमानवीयता की पोषक है। इसमें ब्राह्मण वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है तथा शूद्र को निम्नतम स्थान प्रदान किया गया है। मनु शूद्रों के लिए अपपात्र क्या होते हैं? वह लोग जिनके पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता है शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, मनु समर्थित। यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक समर्थता व समानता की पूर्ण अवहेलना करती है, क्योंकि यह कर्म आधारित न होकर जन्माधारित है। अगला पॉइंट है, मनु दासत्व को शूद्र स्वाभाविक नियत मानते हैं। मन के अनुसार यदि स्वामी मुक्त भी कर दे तो शूद्र दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। मन के यह विचार तो अरस्तु के विचारों के समतुल्य है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मालिक व दास बनने के लिए पैदा हुए हैं। जिस प्रकार अरस्तु जाति पक्षपात करता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, उसी प्रकार मनु भी मानता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की दासता निषेध है, यानी दास नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड न्यायिक प्रक्रिया, मंत्र परिषद में प्रतिनिधित्व का निषेध आदि सभी प्रसंगों में मनु ने शूद्रों के प्रति घोर असमानता व भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन किया है। यहाँ तक कि मनु ने इस वर्ण को शिक्षा से भी वंचित कर दिया है।
मनुस्मृति में एक स्थान पर लिखा है कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, ने इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण मनुस्मृति को जलाकर मनुवाद का विरोध किया था। अगला पॉइंट है, मनु की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी प्लेटो की समाज व्यवस्था से मिलती जुलती है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, दार्शनिक, सैनिक व उत्पादक वर्ग। दार्शनिक वर्ग ब्राह्मण के समतुल्य, क्षत्रिय वर्ग सैनिक के समतुल्य तथा उत्पादक वर्ग वैश्य के समतुल्य हैं। जहाँ प्लेटो ने चौथे वर्ग दास का वर्णन नहीं किया, वहीं मनु ने शूद्र रूप में उसका वर्णन कर दिया है। मनु प्लेटो के विपरीत क्षत्रियों को राजसत्ता सौंपता है, जबकि प्लेटो दार्शनिक वर्ग यानी ब्राह्मण को। कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मनु का वर्णन करना भूल गया, क्योंकि मनु भी एक बंद व प्रतिगामी समाज व्यवस्था का प्रणेता है। अगला पॉइंट है, मनु प्लेटो के विपरीत स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानता है, जैसा कि अरस्तु मानता है। हालांकि मनु ने एक विरोधाभासी वाक्यांश मिलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर बाकी विचारों में मनु स्त्री को शिक्षा, सम्मान व स्वतंत्र सामाजिक व राजनीतिक भूमिका से वंचित करता है। इस प्रकार मनु घोर यथास्थितिवादी व रूढ़िवादी विचारक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुस्मृति के अनुसार स्त्री, पुत्र तथा शूद्र तीनों सदा संपत्तिहीन होते हैं। इनकी संपत्ति इनके पालनकर्ता की होती है। तो इस प्रकार से मनु का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।